हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी है जो अपने फादर के साथ राशन की दुकान पर जाता है। जब राशन की दुकान पर जाता है तो वहाँ एक बड़े अधिकारी आए होते हैं। बड़े जितने लोग आसपास उसके हैं सब उस अधिकारी की आवभगत में लगे हुए हैं। आला अधिकारी था। अधिकारी एकदम अधिकार भाव से कह रहा है, ये करो वो करो, ये कैसे हुआ वो कैसे नहीं हुआ। वो बच्चा एकदम एकटक उस अधिकारी को देख रहा है, क्योंकि इससे पहले अपने जीवन में उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो इतना पावरफुल हो कि सब उसी की सुन रहे हों। हालांकि उसने अपने दादाजी को देखा था कि घर में लोग उनकी बात मानते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था कि जिसके बात को हर व्यक्ति को मानना होगा, मानना पड़ेगा। उस बच्चे के दिमाग में वो चीज बैठ गई कि मुझे यही बनना है, यही करना है मुझे, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो घर आता है और अपने पिता से पूछता है कि ये कौन है महोदय हैं जिनकी इतनी चलती है, आखिर ये करते क्या हैं, कहाँ से आए हैं, ये कोई नेता है क्या? तो उनके पिता बताते हैं ये नेता नहीं है, ये डीएम साहब हैं जो दौरा करने आए थे। अब वो पूछता है कि ये डीएम साहब कैसे बना जाता है, क्या तरीका है बनने का? तो उसके पिता समझाते हैं कि बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे, इंटरमीडिएट पास कर जाओगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे और उसके बाद में एक परीक्षा होती है, जो उस परीक्षा को पास करता है वो डीएम बनता है और चलाता है जिला। और ये जो बच्चे की कहानी है ना, ये निशांत जैन है, 2014 के आईएएस टॉपर, हिंदी माध्यम से। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में देख रहा हूँ कि उनके अंदर मोटिवेशन बड़ा कम हुआ जा रहा है। हालांकि हिंदी माध्यम के साथ कुछ है गड़बड़ियाँ जिन पर आयोग को भी विचार करना चाहिए, साथ ही साथ उन अध्यापकों और संस्थाओं को भी विचार करना चाहिए जो उन्हें पढ़ा रहे हैं कि उनकी रणनीति में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और तीसरे मोर्चे पर तो विद्यार्थी को खुद इस बात को ज़्यादा समझना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इन तीनों मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। निशांत जैन एक उदाहरण है जो यह प्रूव करते हैं कि हिंदी माध्यम का भी बच्चा टॉप करेगा, उसका रिजल्ट अंडर 20 आ सकता है। और अभी बहुत दूर की कोई बात नहीं है, 2014 की बात है। उसके बाद में बहुत सारे सिलेक्शन हिंदी माध्यम से हुए। तो आप इस भय को, इस डर को निकाल दीजिए। जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार आपको सिर्फ यूपीएससी दिखना चाहिए। उसके लिए रणनीतियां बनाना और आपको पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन उस पर अमल करना आपका काम है। तो लगातार क्लास पढ़ते रहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ विद्यार्थी आते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही, चलो ठीक है 2 मिनट देख लिया वीडियो, 10 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया। ऐसे नहीं हो पाएगा। ऐसे सिर्फ आप तैयारी में रहेंगे, कभी आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। तैयारी उसकी पूरी होती है, सफल वो होता है जो रेगुलर काम करता है। ठीक है, कोई बोर्ड की प्रॉब्लम थी, उजाला नहीं आ रहा था, मैंने उससे भी ठीक कर दिया, अब सब कुछ सही हो गया है, तो जुटिए, मन से पढ़ाई कीजिए। एकदम जीरो से, शुरुआत से सब कुछ फ्री में मिल रहा है। इस कोचिंग की जानते हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ जैसे संस्थानों में जब आप जाएंगे, वहाँ पर बड़े बड़े कोचिंगों में 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस लिया जाता है और एक बार पढ़ा के आपको छोड़ दिया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, और एक बार नहीं 1000 बार आप एक क्लास को देख सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में एक बार नहीं आ रहा है, 10 बार देख लीजिए, सवाल भी पूछ लीजिए, उसका जवाब भी मिल जाता है आपको। ठीक है ना? तो मन से जुटिए, पढ़ाई कीजिए। आइए, ये इकोनॉमिक्स की आपकी अगली क्लास है। पिछले क्लास में हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट को समझ लिया था। इस क्लास में हम बात करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रेपो रेट।
और ये टॉपिक किस टॉपिक के अंतर्गत है, किस टॉपिक का सब टॉपिक है? ये हम मौद्रिक नीतियों का जो काम है, लिक्विडिटी को नियंत्रित करना, तरलता को नियंत्रित करना, उसके उपकरण में जो मात्रात्मक उपकरण हैं उसके तहत हमने लिस्ट बनाई थी कि CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, उसी क्रम में हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनके लिए सलाह है कि वो जाएं प्लेलिस्ट में, उनको वहाँ पर पूरी क्लास एकदम शुरुआत से मिल जाएगी, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको उस क्रम में समझ में आएगा। देखिए, कुछ विद्यार्थी उस टिड्डी के समान होते हैं जो कभी इस पेड़ पर बैठती है, कभी उस पेड़ पर बैठती है फुदक करके, और होता क्या है, फाइनली उस टिड्डी को समझ में नहीं आता है कि उसको जाना कहाँ है। तो आपको उस टिड्डी की तरह नहीं बनना है। जुड़िए एक जगह पर, तो वहां पर मन से काम कीजिए, उसका प्रतिफल मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका रेपो रेट। रेपो रेट यह भी तरलता नियंत्रित करने का एक उपाय है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से कम अवधि का ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो RBI जो है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे कोई बैंक है जो कम अवधि का ऋण प्रदान जो है प्राप्त करता है इससे, ठीक है। कम अवधि का ऋण क्या करता है, प्राप्त करता है। और इस ऋण को किसको दे देता है, आम आदमी को, यानी कि हम और आप जैसे लोग जब जाते हैं बैंक के पास तो वो हमें क्या करता है, ऋण दे देता है अपना काम करने के लिए, ठीक है। अब हमें समझना ये है कि रेपो रेट किस प्रकार मार्केट को कंट्रोल करता है, यानी कि इसके थ्रू, ये जो उपकरण है इसके थ्रू RBI किस प्रकार मार्केट को कंट्रोल करती है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो RBI करती क्या है, ये पैसा देती है किसको, बैंक को, ऋण देती है, ठीक है। तो वो एक निर्धारित जो है उस पर ब्याज भी लगाती है। तो जब इसको RBI को ये लगता है कि मार्केट में पैसा कम हो गया है, यानी कि लिक्विडिटी कम हो गई है, तरलता कम हो गया है, तो करती क्या है कि अपना कर्ज सस्ता कर देती है, यानी कि जो ऋण देती है उसके दर को क्या करती है, वो घटा देती है। तो जब अपने दर को RBI घटाएगी तो जो नॉर्मल बैंक हैं जिनसे हम आप कर्ज लेते हैं, उनमें डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक भी क्या करेंगे, रेट को घटाएंगे। और जब रेट को घटाएंगे तो हम आप बैंक के पास जाकर के ऋण ज़्यादा लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब मुझे जब कर्ज हमें सस्ता मिलेगा तो हम जाएंगे, लेंगे और अपना काम करेंगे और मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। इसी समय अगर RBI को ये लगता है कि मार्केट में ओवरफ्लो हो गया है, यानी कि करेंसी ज़्यादा चली गई है, तो वो कोशिश करेगा कि करेंसी को सोखे, यानी कि करेंसी कम जाए मार्केट में, ताकि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो जब रेपो रेट को बढ़ाएगा इसका मतलब कर्ज क्या हो गया, महंगा हो गया। जब कर्ज महंगा होगा तो बैंक भी अवॉइड करेंगे, नहीं यार, अब जैसे 10 करोड़ लेना था 8 ही करोड़ लेंगे क्योंकि बहुत महंगा है। आप भी तो ऐसा करते हैं, जैसे आलू की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो पहले अगर आपके घर में 1 किलो आलू की खपत एक दिन में थी तो आप सोचेंगे कि ऐसा करते हैं, आधा किलो आलू लेते हैं, आधा किलो लौकी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया, आलू महंगा हो गया। तो इसी प्रकार जब कर्ज महंगा हो जाएगा तो बैंक भी क्या करेंगे, कर्ज कम लेंगे
और जब बैंक कम कर्ज लेंगे ज़्यादा पैसा दे करके तो इसको भी महंगा कर देंगे और ये जो महोदय लोग हैं ये भी बचेंगे कर्ज लेने से कि ठीक है अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जब थोड़ा कर्ज का रेट कम होगा तो हम कर्ज लेंगे। तो इस प्रकार रेपो रेट मार्केट में करेंसी के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके उस पक्ष पर कि इसका लेन देन होता कैसे है। ठीक है, उस पक्ष पर हम बात करते हैं कि इसका लेन देन कैसे होता है। ओके, तो होता यह है कि ये हमेशा कम अवधि का ऋण होता है। ठीक है, कम अवधि का ऋण होता है, कम अवधि का ऋण होता है। ठीक, कम अवधि का ऋण होता है। ठीक, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक हैं अलग अलग देशों के, वो रेपो रेट पर 90 दिन का ऋण प्रदान करते हैं। जो दुनिया भर के देश हैं वो रेपो रेट पर 90 दिन का ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में रेपो रेट 1 दिन के लिए, यानी कि रेपो रेट पर जो कर्ज मिलता है वो 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। ठीक है, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। ठीक है, तो जब 1 दिन के लिए रेपो रेट पर कोई वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है तो इसे ओवरनाइट रेपो कहते हैं। ओवरनाइट रेपो, ठीक है, इसको ओवरनाइट रेपो कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, और अगर कोई वाणिज्यिक बैंक 7 दिन से लेकर के 14 दिन का ऋण आरबीआई से लेता है तो इसे टर्म रेपो कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म रेपो। तो इसे टर्म रेपो कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टर्म रेपो कहते हैं। अब दायरा फिक्स होता है। हर बैंक ऐसे मुंह उठा के पहुंच गया कि लाइए हमको दीजिए 500 करोड़ रुपए 1 दिन के लिए, तो आरबीआई नहीं देगा। उसके लिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो नियम ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि उसे कर्ज लेने के लिए प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास जमा करना होता है। जितना उसको लेना है, मान लीजिए 500 करोड़ रुपया उसको लेना है, तो 500 करोड़ के बराबर की प्रतिभूति को आरबीआई के पास गिरवी रखेगा। वो गोल्ड के फॉर्म में होंगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होंगी, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि वो एसएलआर का पार्ट नहीं हो सकती हैं। जो एसएलआर बैंक ने रखा है उसको वो नहीं दे सकता गिरवी के रूप में। ठीक है, अब उसको नहीं दे सकता है। ठीक, क्योंकि वो अलग है। अगर उसको भी इसी में दे देंगे तो फिर लिक्विडिटी हुई कहाँ? एक तो एसएलआर वैसे भी प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अलग से, अगर उनको रेपो रेट पर कर्ज लेना है तो उनको ऐसी प्रतिभूतियों को उनके पास रखना होगा जो एसएलआर के अलावा है। वो उसके बराबर की प्रतिभूति आरबीआई के पास रखेंगी और उनसे पैसा लेंगी। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि सबको जो है पैसा उतना उस तरीके से नहीं मिलता है, तो इसके लिए भी नियम बनाए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बैंक ये है, ये बड़ा बैंक है, और कोई बैंक बी है जो अपेक्षाकृत छोटा बैंक है। ठीक है, मान लीजिए कोई बैंक ये है जो बहुत बड़ा बैंक है और कोई बैंक बी है जो अपेक्षाकृत इससे छोटा बैंक है। इन दोनों को अगर रेपो रेट से पैसा चाहिए आरबीआई से, रेपो रेट पर, तो ये क्या करेंगे? आरबीआई के पास जाएंगे और इन पर नियम ये है कि इनका जो जमा कुल टोटल डिपॉजिट जो है, जो टोटल डिपॉजिट इनके पास है, ठीक है, उस टोटल डिपॉजिट का 0.25% तक ही ऋण ये ओवरनाइट रेपो के रूप में ले सकते हैं। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। कोई भी बैंक जिसका डिपॉजिट
कुछ जो भी उनका डिपॉजिट है उस डिपॉजिट का 0.25% ही केवल वो ओवरनाइट रेपो के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और अगर उन्हें टर्म रेपो चाहिए यानी कि 7 दिन से लेकर के 14 दिन का उनको चाहिए तो वो 0.75% अपने टोटल डिपॉजिट का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है मानक। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पैसा आरबीआई से मांगेंगे आरबीआई आपको दे देगी, नहीं, वो देखेगी आपकी साख क्या है और आपकी साख तय होती है आपके पास है कितना। ठीक है, तो उसी के आधार पर आरबीआई आपको रेपो रेट पर जो है कर्ज उपलब्ध करवाती है। तो ये था आपका रेपो रेट। उम्मीद करता हूं कि इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा। अब कुछ लोग इस बात से परेशान है कि आपको प्रॉपर नोट्स के तरीके से नहीं मिल पा रहा है। देखिए ऐसा है, अब अगर मैं अभी तक मैंने पढ़ाया है, अब मैं अगर लिखाना शुरू करूं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। जब मैं चीज़ों को समझा रहा हूं उसी वक्त आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिखते हुए जाइए। जैसे मैंने कहा कि रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है। ठीक है ना, तो उसको आप अपने भाषा में क्या करेंगे, लिख लेंगे। वर्तमान में जो रेपो रेट है आपका वो 4% है। कितना है, 4%। ठीक, इसके लिए किसी से कोई बहस मत कीजिएगा क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है। हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति समिति इसकी समीक्षा करती है और जिस प्रकार से मार्केट चल रहा होता है उस प्रकार से ये रेट बदल दिए जाते हैं। तो ये कभी फिक्स नहीं होते हैं। बैंक वगैरह के एग्जाम में कई बार ये फिक्स रेट पूछ लिया जाता है, लेकिन आपके कोई भी एग्जाम में इसका रेट नहीं पूछा जाएगा। इस बात के लिए आप परेशान नहीं होंगे। तो ये था आपका रेपो रेट। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए आप आते तो हैं पढ़ने, लेकिन ना तो आप क्लास को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। यहाँ पर जितनी भी मेहनत हो रही है वो सब आपके लिए हो रही है और आपको कुछ वक्त निकाल करके बस शेयर कर देना होता है, वो भी आप नहीं कर पाते हैं। आप लाइक भी नहीं कर पाते हैं। क्लास देखा और चले गए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। लाइक करने से होता क्या है कि वीडियो ट्रेंड करता है और भी कुछ लोगों का फायदा होता है। हमारा उद्देश्य है हर उस विद्यार्थी तक मुफ्त शिक्षा पहुंचा देना जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाता है, किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाता है। तो हमारे इस कार्यक्रम में अगर थोड़ा सा भागीदारी आप भी कर लेंगे इस अच्छे काम में, तो इसमें कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। चलिए बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट, हमारे जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो इस इंग्लिश के शब्द से घबराए ना। देखिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है वर्तमान में पूरी दुनिया में जितनी भी टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स के संदर्भ में इस्तेमाल होती हैं वो सब इन पश्चिमी देशों के बनाए हुए टर्मिनोलॉजी हैं। वो चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों की बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है। तो हमें मजबूरी में उन्हीं टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अपना अर्थशास्त्र बना करके आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में समस्या आती है तो इसे आप हिंदी में लिख लिया कीजिए। इसे आप क्या करेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन सवाल भी आपसे रिवर्स रेपो रेट लिख करके पूछेगा और जवाब भी आपको ऐसे ही लिख करके देना है। इसके लिए कोई हिंदी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है ये समझना है। रेपो रेट में आपने समझा था कि वह रेट जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है उसे रेपो रेट आपने कहा था। यहां पर मामला उल्टा है। जब किसी वाणिज्यिक बैंक के पास
अधिशेष हो जाए, यानी कि सरप्लस हो जाए, ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा कमाई हो गई, तो वो क्या करे, आरबीआई को ऋण प्रदान कर दे। ठीक है भाई, आरबीआई को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है, बैंक है तो उसको अगर पैसा देना भी है तो पैसा लेना भी तो है कहीं से। तो जब कोई वाणिज्यिक बैंक अपने अधिशेष को आरबीआई को जिस दर पर ऋण के रूप में प्रदान करती है, उससे ऋण को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि उल्टा कर दीजिए, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण प्रदान कर दे तो वो जिस दर पर प्रदान करेगी उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट की जो दर है वो कितनी है, 3.35%। कितनी है, 3.35% है। ये हमेशा रेपो रेट से क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आरबीआई ही तो सबको चला रही है। जैसे सरकार है तो सरकार अपना नुकसान किसी काम में थोड़ी करेगी, ठीक है। या जो भी मान लीजिए आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नियम बनाएगा कि उसका फायदा ज़्यादा होगा, आपका फायदा कम होगा। तो आरबीआई के अंडर में सारे बैंक काम कर रहे हैं, तो वो रेपो रेट यानी कि जब वो खुद कर्ज दे रहा है तो ज़्यादा ब्याज ले रहा है, लेकिन जब उसको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या कर रहा है, वो ब्याज सोच रहा है कि कम देना पड़े तो ठीक है ना। तो ये है रिवर्स रेपो रेट जो कि 3.35% है। यह भी कम अवधि का ऋण होता है, ठीक है, यह भी कम अवधि का ऋण होता है। और कौन प्रदान करता है, बैंक प्रदान करते हैं। किसको, आरबीआई को, ठीक है। आरबीआई को कौन प्रदान करता है, बैंक प्रदान करते हैं, ठीक है। कम अवधि का ऋण होता है और इसे बैंक आरबीआई को देते हैं और आरबीआई इस पर बैंकों क्या करता है, ब्याज प्रदान करता है। तो ये दोनों आपने समझ लिया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पर ब्याज भी मिल रहा है आरबीआई को। तो ब्याज मिल रहा है तो आरबीआई किसके लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही है। तो उस ब्याज से जो प्रॉफिट होता है उसमें किसी आपातकालीन समस्या के लिए आरबीआई अपने पास कुछ पैसा रख लेती है और बाकी जो लाभ मिलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देती है उसके इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझ लिया। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। हम अगली क्लास में यह जरूर समझेंगे कि जो आपका करेंसी है यानी कि जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले किस प्रकार घटती बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट आयात निर्यात पर क्या पड़ता है और वो लिक्विडिटी में किस प्रकार से उसका रोल है, तरलता को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह आप अगली क्लास में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो उस क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे विनिमय दर पर मुद्रा के कि जो इंडियन रुपी है और डॉलर के मुकाबले किस तरीके से काम करती है। एक दो टॉपिक और छोटे मोटे हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। बाकी ये क्लास आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई सवाल अगर आपको पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो उसको भी आप लिख सकते हैं। बाकी लाइक शेयर तो आपको करना ही आपकी नैतिक जिम्मेदारी है जो आप करते भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।